गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल हम सफ़र एकेडमी पर। मैं हूं आपका एजुकेटर मनीष कुशवाहा। आप सभी के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं नया प्रैक्टिस सेट लेकर 30 क्वेश्चंस के साथ आप सभी के साथ उपस्थित हैं। फटाफट से सभी दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए, लिंक जुड़ जाइए सभी बच्चे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, शीतल पेय व सोडा वाटर में घुलित अम्ल कौन सा है। जितने भी ठंडे पेय पदार्थ होते हैं या सोडा वाटर है आप सभी जानते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, यानी कि CO2 होती है। तो घुलित अम्ल कौन सा है। CO2 जब जल के साथ मिला हुआ होता है तो यह क्या बनाता है बच्चों, H2CO3। ठीक है, इन्होंने कहा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCHO। कार्बोनिक एसिड, इसी को ही H2CO3 को ही कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। तो H2CO3 जो है वही आपका कार्बोनिक एसिड है जो ठंडे पेय पदार्थों में और सोडा वाटर में घुलित होता है। इन्होंने कहा कार्बोलिक एसिड तो फिनॉल का उपनाम होता है, और लैक्टिक एसिड जो कि दूध में उपस्थित होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठंडे पेय पदार्थों में, सोडा वाटर में, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, इन सभी के अंदर H2CO3 प्रेजेंट होता है। इन्होंने कहा घुलित अम्ल होता है। 760 mm दाब पर किसी गैस का आयतन 200 ml है। ताप स्थिर रखने पर किस दाब पर उसी गैस का आयतन 2 गुना हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा बच्चों, क्या उन्होंने कहा 760 mmHg दाब पर, 760 mmHg यानी कि मरकरी पे इनका दाब दिया है, ये पहला दाब होगा। किसी गैस का आयतन 200 ml है तो वॉल्यूम जो है वो 200 ml आपका हो गया। स्थिर ताप पर रखने पर यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और आप सभी जानते हैं बच्चों जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वह नियम आपका बॉयल का नियम होता है। ठीक है, फिर आगे बोला किस दाब पर, मतलब अगला दाब इन्होंने पूछ लिया है, और उसका आयतन अगर 2 गुना कर दिया जाए तो जो दूसरा वॉल्यूम लेंगे वो पहले वॉल्यूम का 2 टाइम्स होगा, यानी 200 गुना कर दिया जाएगा। जो चीज़ कांस्टेंट होती है बच्चों वह फॉर्मूले में नहीं आती है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, P1V1 इक्वल टू P2V2, ये आपका बॉयल का नियम हो गया। क्या रखेंगे P1 की जगह पे 760 mmHg इंटू V1 माने पहला वॉल्यूम रखेंगे 200, बराबर प्रेशर निकालना है और आप वॉल्यूम सेकंड रख दीजिए। जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और P2 अगर करना है तो 2 इंटू में डिवाइड में आ जाएंगे 760/2। तो P2 कितना आ जाएगा बच्चों, 2 तिया 6। ठीक है, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। ये क्या है, प्रेशर है तो mmHg में आएगा। ठीक है, तो जो प्रेशर है वो कितना आ जाएगा बच्चों, कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है जिसमें लिखा है 360 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन की परत, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, O3 होता है। ये क्या करती है, जो ऊपरी परत जहाँ होती है उसका काम क्या है, UV जो रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। तो क्या जीवन के लिए हानिकारक है, जीवन के लिए उसका कोई महत्व नहीं है, जीवन के लिए लाभदायक है। हाँ, इसलिए लाभदायक है कि अगर यह परत नहीं होती तो जो सूर्य की किरणें हैं उनमें जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती वो चली आती धरातल पे, और हम लोगों की अगर स्किन पे गिरेंगी अगर वह, तो त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। इसलिए क्या है, जो ओजोन परत है वह आपकी क्या करती है, जीवन के लिए ये फायदेमंद है अगर वहाँ पर उपस्थित है। अब इसमें आप लोग क्या पढ़ते हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, जो AC से गैस निकलती हैं, वह क्या करती हैं, इसके मैग्नेस को नष्ट कर रही हैं। तो ओजोन परत की लेयर इन सबसे क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। नेक्स्ट है, अम्लीकृत KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट है जिसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो जो KMnO4 है आपका वो क्या कह रहे हैं, एसिडिफाई है, मतलब कोई एसिड आपने मिला दिया, उसके बाद आपने उसमें डाला है H2S, तो क्या होता है बच्चों, 2 KMnO4 और 3 H2SO4।
यह आपका अम्लीकृत KMnO4 हो गया, दोनों चीज़ें आपने मिला दी। तो क्या बनाते हैं बच्चों यहाँ से K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नीसेंट ऑक्सीजन, 5 नवजात ऑक्सीजन बचते हैं। यही जो नवजात ऑक्सीजन आपका बचता है वह दूसरे पदार्थ को क्या करता है, ऑक्सीकृत करने का काम करता है। तो यहाँ से यह ऑक्सीजन को जोड़ेगा, H2O बना लेगा, प्लस यहाँ से सल्फर आपकी निकल जाएगी। तो इन्होंने क्या बोला है, अम्लीकृत करने पर, प्रवाहित करने पर, H2S गैस अगर प्रवाहित कर दी जाए तो यहाँ से क्या बनता है, K2S सल्फर, K2CO3 MnO2, तो क्या बना बच्चों, सल्फर बन गया। यहाँ से अम्लीकृत KMnO4 के साथ अगर H2S प्रवाहित कर देंगे तो क्या बना लेगा, सल्फर बना लेगा। अगला है ऑक्सीजन अणु निम्न गुण प्रदर्शित करता है। O2 जो अणु है, MOT क्या कहती है कि यह पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, यानी कि अनुचुंबकीय, यानी ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाएं तो वो चुंबक की तरफ आकर्षित हों, तो ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं। ये कब होता है, पैरामैग्नेटिक का बिहेवियर शो करते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर अनपेयर्ड होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वह पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HNO3। अगर जिसका ऑक्सीडेशन आपको निकालना है, मेथड क्या कहता है, उसको हम लोग X मान लेते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, 3 इंटू ऑक्सीजन पर -2 इक्वल टू 0। X इक्वल टू माइनस का 2 जो है उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, -1 तो हो जाएगा आपका +5। तो क्या कह रहा है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है +5 में। नाम से पता चल रहा है बच्चों, क्या लिखा है, NiTRiC, नाइट्रिक एसिड। बताया था जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या है, इक प्रदर्शित कर रहा है, कम होता तो अस प्रदर्शित करता। अगला है, इनमें से फास्फोरस का प्रयोग किसमें नहीं होता है, आतिशबाजी में, दिया सराई बनाने में, चूहे मारने के पदार्थ में, या वर्णक में। तो जो फास्फोरस के आयन होते हैं, फास्फोरस के आयंस, वो आतिशबाजी में प्रयोग होते हैं, यह कथन सही है। दिया सराई बनाने में भी फास्फोरस का प्रयोग होता है, वहाँ पे फास्फोरस P2S3 के फॉर्म में होता है, ये बात भी सही है। चूहे मारने की दवाई जो बनाई जाती है वो ZN2P यानी कि जिंक फास्फाइड बनाता है, ये भी बात सही है। और वर्णक को कहते हैं हम लोग पिगमेंट, और पिगमेंट को आप कह सकते हैं कि यह आपके नेचुरल डाई होते हैं, प्राकृतिक डाई। जैसे गाजर का रंग हुआ, संतरे का रंग है, इन सभी चीज़ों का रंग है वो प्राकृतिक है, वो कहीं से डाला नहीं जा सकता, तो वो पिगमेंट्स होते हैं। अगर सिंथेटिक डाई की बात कर लें तो वो मनुष्य डाल सकता है, लेकिन अगर पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट्स होते हैं आपके नेचुरल डाई, जिसमें आप कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपनी तरफ से जो कलर है वही रहेगा। तो ये क्या है बच्चों, वर्णक। तो फास्फोरस का प्रयोग किस में नहीं होता है, तो पिगमेंट्स के फॉर्म में नहीं होता है, बाकी के फॉर्म में आप प्रयोग करते हैं फास्फोरस को। अगला है हास्य गैस है। लाफिंग गैस किसको कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी N2O को क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस, N2O। अगला है CNG है। आप सभी जानते हैं ये CNG क्या है, ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यही आंसर सही है। सी का मतलब क्या है, संपीड़ित, सी का मतलब है कंप्रेस्ड, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यह इसका फुल फॉर्म हो गया। बाकी के तो सब ऐसे ही बने हुए हैं। परमाणु नाभिक के खोज करता है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। परमाणु नाभिक के खोज करता है कौन है, रदरफोर्ड है परमाणु नाभिक के खोज करता। चैडविक किसके खोज करता है, सर न्यूट्रॉन के खोज करता है। टॉमसन किसके हैं, एटम के बारे में, ठीक है। और गोल्डस्टीन प्रोटॉन के खोज करता है। कभी कभी रदरफोर्ड को प्रोटॉन का खोज करता माना जाता है, किताबों में लिखा होता है। तो ये कहते हैं प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम देने का काम गोल्डस्टीन ने किया और खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड है।
निम्न में से कौन से तत्व बोहर-बरी के नियम का पालन नहीं करते हैं? बोहर-बरी की स्कीम क्या कहती है? यानी कि बोहर-बरी की स्कीम, किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², पहली कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, इस तरीके से भरते चले जाते हैं। उसके बाद 32, उसके बाद 50, ये क्रम चलता है 2n² के हिसाब से। तो कौन से ऐसे हैं जो बोहर-बरी के नियम का पालन नहीं करते हैं या अबाउ के नियम का पालन नहीं करते हैं? तो कॉपर और क्रोमियम। ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करते हैं तो उन दो कक्षकों में उनकी लगभग समान ऊर्जा होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जैसे क्रोमियम आपका 24 लिखा हुआ है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 4s2 3d4, लेकिन हो क्या जाता है, इन दोनों में लगभग ऊर्जाएं समान होने के कारण और अर्धपूरित कक्षक जो होती हैं वो ज़्यादा स्थायी होती हैं, इसलिए अपने आप को यह d5 करना चाहता है, इसलिए यह 4s1 और 3d5 हो जाता है। तो एक्सपेक्टेड ये है लेकिन आता ये है, इसका मतलब यह नियम से विचलित हो जाते हैं। तो क्रोमियम और कॉपर, फिलहाल यहाँ के ऑप्शन में 2 आपके क्रोमियम और कॉपर उत्तर हैं जो कि बाद की तरह काम करते हैं। 2p ऑर्बिटल के लिए सत्य है। 2p ऑर्बिटल के लिए आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बच्चा देखो 2p जब लिखा होता है तो आगे क्या, नंबर ऑफ सेल, यानी कि यही n की वैल्यू लिखी होती है। और l की वैल्यू क्या होती है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, df ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 होती है। तो यहाँ p लिखा हुआ है, इसका मतलब l की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। जहाँ पर n बराबर 2, l बराबर 1 लिखा हुआ है, वही आपका 2p ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ क्वांटम का सही सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक x एलिमेंट मान लिया है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास 238 है। तो परमाणु से अल्फा कण निकलने के बाद बचे हुए परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? देखो बच्चों, x लिखा हुआ है, 238 है, 92, ये क्या 92 क्या हो गया आपका z, यानी कि यह आपकी हो गई परमाणु क्रमांक, और ये a क्या हो गया आपका परमाणु भार। इन्होंने कहा अल्फा कण निकले। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक। जब भी अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, यानी कि 92 कब रह जाएगा, 90 के अंदर, और परमाणु भार में 4 की कमी, यानी कि ये रह जाएगा आपका 234। अब यहाँ क्या बन गया बच्चों, a बराबर 234 और z बराबर 90। तब न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो n बराबर होगा a माइनस z, यानी कि 234 माइनस 90 बराबर माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, और 14 और 9 23, कितना बच जाएगा 144, 4 हो गया, 9 4 13, 1 2 और 1 3, 144 हो गई न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लियर हुई बात? क्या बोला, अल्फा कण निकलने के बाद, तो अल्फा निकालना है, अल्फा का मतलब आपका हीलियम का नाभिक निकलेगा 2He4, इन दोनों को ऐड कर दोगे फिर से वही मिल जाएगा, यानी अल्फा निकलने के बाद न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है तो क्या हो जाएगा 144। P4O10 में फॉस्फोरस परमाणु में कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है? यह आपका ग्रुप एलिमेंट केमिस्ट्री से P4O10 की स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, उससे पता चलेगा। 4 आपके पास फॉस्फोरस प्रेजेंट है, ठीक है, और 4 फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन आपको लिंकेज आपको बतानी है। तो क्या करना है, कितने एक फास्फोरस से ऑक्सीजन जुड़े हैं, लीजिए। इनमें क्या होता है बच्चों, 2 ऑक्सीजन परऑक्सी लिंकेज से ऐसे जुड़े होते हैं इन दोनों के साथ, और फॉस्फोरस की वैलेंसी है 5, यहाँ डबल से O, डबल से O, डबल से O। अगर आप यहाँ गिनने जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि ये आपका P4O10 बन गया। अब आपको चेक क्या करना है, यह आपको बताना है कि एक फास्फोरस कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो P बना हुआ है वह आपका 1 2 3 4, प्रत्येक ऐसा ही है जो 4 4 से जुड़ा हुआ है। तो P4O10 में फास्फोरस परमाणु जितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का ट्वाइस लिखा हुआ है, को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो इनमें से क्या मिलता है? तो
2PbNO3 मेटल के जो नाइट्रेट हैं, नाइट्रेट्स को गर्म करने पर क्या होता है, एक तो लेड का ऑक्साइड बनेगा, दूसरा आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस O2 बनेगी। इसको बैलेंस करने के लिए 2PbNO3, इससे 2PbO बनेगा। नाइट्रोजन की बैलेंसी 2 यहाँ से 2 दूना 4 यानी कि 4NO2 बनेगा। अब ऑक्सीजन गिन लीजिए, 3 दूने 6 दूने 12 हो जाएंगे, तो 4 दूने 8 2 10 और 2 12 यानी कि 4NO2 O2 और PbO, ये 3 चीज़ें बनती हैं इसको गर्म करने पर। क्या क्या ऑप्शन में है, N2O, N2O5, NO, NO2। तो NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको गर्म करने पर यहाँ पे मिल रहा है, यह इसकी रासायनिक अपक्रिया है जो NO2 में परिवर्तित करता है। अगला है भूपर्पटी में सबसे अधिक धातु एल्यूमिनियम पाई जाती है। कितना पाई जाती है बच्चों, किताबों में लिखते हैं 7.5% से लेकर 8.3% तक। सबसे ज़्यादा अगर कोई धातु धरती में मिलती है तो वो कौन सी है, मेटल की बात हो रही है, नॉन मेटल की नहीं हो रही है। 7.5 से लेकर 8.3 तक क्या पाई जाती है। इसको बॉक्साइड द्वारा प्राप्त करने का कारण क्या है। बॉक्साइड क्या है बच्चों, इसका एक अयस्क है Al2O3 × 2H2O लिखा जाता है, इससे मिलता है। बॉक्साइड से निष्कर्षण करने का कारण क्या है, बॉक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, बॉक्साइड से अधिक आसानी से निष्कर्षित होगा, या बॉक्साइड में अधिक मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ बच्चों, यही आंसर सही है। बॉक्साइड के अंदर एल्यूमिनियम की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसको आसानी से निष्कर्षित करना यानी अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करना संभव हो पाता है बॉक्साइड के साथ। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का प्रथम आयनन विभव एल्यूमिनियम से कम है अधिक है। आयनन विभव माने क्या होता है, इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको आप आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। तब आयनन विभव किसका ज़्यादा होगा, यह बात समझिए, जिसकी बच्चों सेल कंप्लीट होगी या हाफ सेल होगी, यानी पूर्ण पूरित है या अर्ध पूरित है, तो वो ऐसी कक्षाएं स्थायी मानी जाती हैं। और स्थायी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन निकालना अपेक्षाकृत कठिन होता है। इन्होंने यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का प्रथम आयनन विभव एल्यूमिनियम से कैसा है। दोनों को कंपेयर करना है। मैग्नीशियम अपने पास है, एल्यूमिनियम अपने पास, एल्यूमिनियम का 13, मैग्नीशियम का 12 नंबर है। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, ये आपका 12 हो गया। एल्यूमिनियम की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। अगर आप यहाँ जाएंगे पहली सेल, दूसरी सेल, थर्ड सब सेल जो है यानी कि s ऑर्बिटल है जो कि पूरा भरा हुआ है यानी दोनों इलेक्ट्रॉन, और p के अंदर हैं 3 ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन निकालना किससे आसान है, तो नीचे वाले से निकालना आसान है, ऊपर वाले से टफ है। ये हार्डेस्ट होगा, कठिन है निकालना। क्यों, क्योंकि इसकी सेल स्टेबल है, स्थायी कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। तो मैग्नीशियम का प्रथम आयनन विभव एल्यूमिनियम से, इससे निकालना कठिन है, इसका मतलब ज़्यादा हो जाएगा। किसका, मैग्नीशियम का प्रथम आयनन विभव एल्यूमिनियम से अधिक है। एल्यूमिनियम का कम है, मैग्नीशियम का ज़्यादा है। हाइड्रोजन बंध के द्वारा रेखीय बहुलक बनाता है। हाइड्रोजन बंध हमने आपको बताया था वीकेस्ट बॉन्ड होता है। इसमें हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कभी कभी क्लोरीन के साथ भी अटैच्ड होता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर बनाता है। रेखीय बहुलक बनाता है तो इसकी संरचना ही रेखी नहीं होती है, इसकी पिरामिडी होती है। ये बेंट है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेयर कंडीशन में बनता है। इसके अंदर HF के अंदर प्रॉपर बनता है। कैसे, H सिंगल बॉन्ड F डॉट 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 डॉट, दूसरे H के साथ F, दूसरे के साथ HF। तो यह जो आपका संरचना बनती है वो कैसी बनाती है, रेखी बहुलक बनाता है। तो रेखी बहुलक आपका कौन सा बनाता है, HF वाला बहुलक जो है वो रेखीय बनाता है। इन्होंने कहा कि परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करने का रीज़न क्या है,
या कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिनके वैलेंसी सेल में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं या कक्षक में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना कौन से मेटल या एलिमेंट्स का काम है, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बच्चों वह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आर्सेनिक पी ब्लॉक से है, एल्यूमिनियम पी ब्लॉक से है, रुबीडियम एस ब्लॉक से है, निकेल आपका डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट आपको दिया जाए संक्रमण तत्व पूछा जाए कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, तो जी हाँ, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वह परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर वैल्यू दे रखी है, यूनिट है सेकेंड इनवर्स है, अभिक्रिया की कोटि बताइए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के कई तरीके होते हैं। आप उसको प्रैक्टिकली निकालते हैं समाकलन विधि से, आप उसे निकालते हैं ग्राफ के द्वारा, आप उसे निकालते हैं रेट कांस्टेंट के यूनिट के द्वारा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रति सेकंड, तो इस यूनिट से आप जान सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा अपने पास कोई भी डाटा नहीं दे रखा है। तो इस यूनिट से कैसे पता करेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो हमने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है यानी कि के रेट कांस्टेंट की यूनिट के इक्वल टू कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम पे पावर -1। ये ट्रिक है आपकी याद करने की, ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ केवल सेकंड इनवर्स बचे, यहाँ पर समय को सेकंड में ले लिया, आगे कुछ नहीं बचा। इसका मतलब कंसंट्रेशन पर पावर क्या रही होगी, 0। इस पे पावर 0, जब किसी पे पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या 1, यानी कि तब केवल सेकंड इनवर्स रह जाएगा। ये 0 कब बनेगा बच्चों, जब n की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो 1 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि समय पे पावर -1 केवल रह जाएगा। तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि n बराबर 1 रख दिया जाए तो 0 हो जाएगी वैल्यू, और केवल आपका समय बचेगा। प्रति समय, प्रति सेकंड हो सकता है, प्रति मिनट हो सकता है, प्रति वर्ष हो सकता है, प्रति दिन हो सकता है, यानी कि टाइम का इनवर्स है, वह आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में या अपनी गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन कर सकें, ऐसे पदार्थ विद्युत अपघट कहलाते हैं। तो विद्युत अपघट की स्कंदन शक्ति यानी कोगुलेट होने की, जमा होने की, नीचे बैठ जाने की पावर जो है कोगुलेशन पावर है, स्कंदक आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। कहते हैं कि अगर कोई अपोजिट आयन है, मान लीजिए अपने पास कोई अगर सल्फेट है और उसको आप स्कंदित करना चाहते हैं, तो उसमें अपोजिट आयन लगाएंगे, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम या इस टाइप के आयन्स डालेंगे, जिससे क्या होगा, विपरीत आवेशित आयन उससे मिलकर उसको तली में बैठा देंगे, मतलब स्कंदित कर देंगे। तो जितनी ज़्यादा संयोजकता होगी विपरीत आयन की, उतना ज़्यादा कोगुलेशन होगा। यह नियम है। यह नियम किसका है, वान ठाप का नियम है, हार्डी सुल्जे का नियम है, हेनरी का नियम है, या ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है। तो बच्चों यह हार्डी सुल्जे का नियम है। यह आप कोलाइडी विलयन वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं, कोलाइड्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि हार्डी सुल्जे का नियम पढ़ा जाता है, जिसमें क्या कहते हैं कि कोई भी विद्युत अपघट की स्कंदन शक्ति उस विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा संयोजकता होगा उतना ज़्यादा स्कंदित करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, जब कोई ठोस पदार्थ पिघलता है तो, अगर कोई ठोस पदार्थ पिघलता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी घटती है, आंतरिक ऊर्जा कम होती है, या एंथैल्पी घटती। देखो बच्चों, अगर ठोस पिघलेगा तो किस में जाएगा, अगर ठोस पिघलेगा तो वो लिक्विड में जाएगा, और आगे जाएगा तो वो किस में जाएगा, गैस में। अब हम लोग बात करते हैं, इन्होंने कहा एंट्रोपी। एंट्रोपी माने एक शब्द में हम समझ सकते हैं रैंडमनेस, अनियमितता। जितनी ज़्यादा एंट्रोपी उतनी ज़्यादा अनियमितता। तो किस में ज़्यादा रैंडमनेस, गैस के पार्टिकल्स में, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड में। तो जब ठोस पिघलेगा तो जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा होगी, यानी कि एंट्रोपी बढ़ जाती है, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। अगर कह देते कि गैस में चला जाता है तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो एंट्रोपी क्या होती है बच्चों, बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ती चली जाती है। सेकंड लॉ भी यही कहता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही बात कहता है। अगला लिखा है, निम्न अभिक्रिया को कहते हैं। यह जो अभिक्रिया लिखी है NaOH, यह आप जानते हैं बेस है,
यह एसिड है, दोनों मिला के साल्ट और वाटर बना रहे हैं। यह क्रिया है उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया, या हीट ऑफ रिएक्शन, अब क्रिया की ऊष्मा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, या कंबसन यानी कि दहन की क्रिया है। तो NaCl एक क्षार और एक अम्ल मिलकर क्या हुए, लवण बना लिया, उदासीन हो गए। इस क्रिया को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण की क्रिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 74%, हाइड्रोजन 8.6% और नाइट्रोजन 17.3% है, तो उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। देखो बच्चों किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। कार्बन कितना परसेंट दिया है, 74%। हाइड्रोजन कितना दिया है, 8.65%। नाइट्रोजन कितना दिया है, 17.3%। क्या करते हैं, सबके भार लिखते हैं। इसका भार 12 है, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 है। डिवाइड कर दीजिए, 12 से 12 छिंग 72, 2 बचेंगे, 0.0 एक बार, इसका एक बार डालोगे तो 8.6 बार, इससे लिखोगे तो 14 एकम 14 बचे 3, 33, 14 दूनी 28, 1.2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो इससे जो सबसे छोटी वैल्यू हो उसको डिवाइड कर दो सबसे, जिससे बच्चों आ जाएगा सिंपल रेशियो। इसी की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1.2 है, 1.2 डिवाइड बाई 1.2 डिवाइड बाई 1.2। इससे करोगे एक बार जाएगा, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 7 बार जाएगा और 12 पंचे 60। यानी कि इस सिंपल रेशियो से क्या निकल के आया बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशियो। तो कार्बन की रेशियो कितना, 5, हाइड्रोजन का कितना, 7, नाइट्रोजन का 1। बनाओ C5H7 और N की संख्या 1, C5H7N, यही आपका क्या हो गया बच्चों, मूलानुपाती सूत्र, या इसी को क्या कहा जाता है, सरल सूत्र, एम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1 मोल C3H6 कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुनी है। इसका मतलब 3 कार्बन को प्रोप और दुगनी है तो इन, यानी प्रोपेन है, C3H6 प्लस O2। इन्होंने कहा क्यों अधिक ऑक्सीजन के साथ पूर्णता दहन करने पर जल के कितने मोल बनेंगे। हम जानते हैं बच्चों ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्या होता है हाइड्रोकार्बन, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन दहन पर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। अब बैलेंस कर दो, यहाँ पर आपको 3 कार्बन दिख रहे हैं, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए, 3 का गुणा कर देंगे, 3 आपके हाइड्रोजन भी हो गए। अब आपको करना है ऑक्सीजन बैलेंस, तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 और 3 9 हो गए। इसको आपको क्या करना है, 9 करना है। अगर 9 लिख दोगे तो 18 हो जाएगा, तो क्या लिख दो, 9/2, जिससे क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 9 ऑक्सीजन आपके रह जाएंगे। तो जब ये कंप्लीट बैलेंस हो गई, डिसोसिएट हो गई, तो H2O बने, और H2O के आगे कितने अणु, यानी कि कितने जल के अणु निकले, तो 3 H2O निकले, जो प्रोपीन के दहन पर, पूर्णता दहन पर बनते हैं। वो कितने अणु, 3 अणु बनते हैं। इस रिएक्शन को अगर आप लिखना चाहते हैं तो बैलेंस कर लीजिए और लिख लीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी अणु के अंतर्गत किसी अणु के अंतर्गत उसी में किसी समूह या परमाणु के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक ही अणु के अंदर कोई भी ग्रुप, समूह या परमाणु क्या हो, डिस्प्लेस हो जाए, बदल जाए। एक छोटा सा उदाहरण समझो बच्चा, जैसे लिखा है CH3C